जलियांवाला बाग को घेर कर उसने कहा फायरिंग। 1650 राउंड फायरिंग की गई थी। एक हंसराज नामक भारतीय ने साथ दिया था, नहीं थी। ये सब 10 अप्रैल। अब आया 13 अप्रैल, वैसाखी का त्योहार होता है। पंजाब का नया साल शुरू होता है। वैसे तो वैसाखी का मतलब वैसाख का पहला दिन है, पर पंजाबी इस दिन से अपना नया साल मनाते हैं। रबी की फसलों की कटाई का समय होता है। वैसाखी पंजाब में पुराने समय से ही नए साल के रूप में मनाया जाता था। और फिर वैसाखी का महत्व इसलिए बढ़ गया था कि अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को ही आनंदपुर साहिब नाम की जगह पर खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना भी वैसाखी के दिन हुई थी। उनका नया साल भी वैसाखी के दिन शुरू होता है, इसलिए वैसाखी एक बड़ा त्योहार था उनके लिए। अमृतसर में हरमंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर जिसको हम कहते हैं, हरमंदिर साहिब जो है, उसके बहुत नजदीक ये जलियांवाला बाग नाम की जगह। अब चूंकि पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, मार्शल लॉ कहता है कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, पर दूर दराज के गांवों में ये बातें पता नहीं थी। आज भी जब संचार के साधन होते हैं तो भी कई बार सारी सूचनाएं नहीं मिल पाती। तब तो संचार के साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे, तो सारी बातें वैसे भी पहुंच नहीं पाती थी, लोगों तक मिल नहीं पाती थी कि क्या है क्या नहीं है। लोगों को स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए आना था। लोग बड़ी संख्या में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए। पास में जलियांवाला बाग था, तो लोग कोई रेस्ट करने के लिए चला गया, कोई सामान खरीदने के लिए चला गया, वहां पे खरीदारी करने के लिए लोग चले गए, तो वहां लोग इकट्ठे होने लगे। तो 20,000 की भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई बड़ी भीड़ नहीं थी। अमृतसर में हरमंदिर साहिब का महत्व देखते हुए आसपास के गांव के 20,000 लोग इकट्ठे हो जाए तो हो जाए। उन 20,000 में से कुछ लोग, 20, 25, 50 लोग होंगे, जो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के समर्थक थे। और उन कुछ लोगों ने भीड़ के अंदर नारे लगाने शुरू कर दिए, डॉक्टर सतपाल जिंदाबाद, सैफुद्दीन किचलू जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा सतपाल सैफुद्दीन किचलू का नाम रहेगा। ये बातें जनरल डायर को पता चली। सब भीड़ नारे लगा रही है डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में, उनके पक्ष में। अंग्रेजों को लगा कि इतनी बड़ी भीड़ यदि बाहर सड़कों पर आ गई, तो परसों तो केवल 5 ही मारे थे, आज तो ये घरों में घुस घुस के गोरों को मारना शुरू कर देगी। और इसलिए जनरल डायर ने कहा कि चलो, तो वहां से 2 रेजिमेंट लेके निकलता है, एक गोरखा रेजिमेंट और एक बलूच रेजिमेंट वहां से लेकर आया। वो चारों तरफ से जलियांवाला बाग को घेरा गया और जलियांवाला बाग को घेर कर उसने कहा फायरिंग। 1650 राउंड फायरिंग की गई थी। एक हंसराज नामक भारतीय ने साथ दिया था उनका। अब इसने तो भगवान जाने कैसे साथ दिया कैसे नहीं दिया, बेचारे ने पूछा होगा कर देंगे, इसने कहा ओ साहब पलटाई दो, अब चालू करवा दो। इसको क्या पता था कि एक दिन अपने स्ट्रीम बैठ के पढ़ेंगे और अपने इसको गालियां निकालेंगे। कौन था वो भारतीय जिसने डायर का साथ दे दिया था, और उसका नाम हंसराज होगा। उस टाइम नौकरियां किया करते थे, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। तो डायर ने पूछा, और उसको क्या पता था कि इतनी फायरिंग होगी, जलियांवाला कांड हो जाएगा यहाँ पे। उसको कांड का पता ही नहीं था बेचारे को। उसको लगा 2-4 गोलियां चलेगी भाग जाएंगे लोग। 1650 गोलियां चला दी। लोग फायरिंग में मरे, वो तो मरे। कहते हैं कि वहां एक कुआं था, लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए थे। कुआं पट गया था पूरा लाशों से। 210 के आसपास लाशें उस कुएं से प्राप्त हुई थी। भगदड़ के अंदर, फायरिंग में, कुएं में गिरने से कई तरीके से लोग मारे गए थे। हम कहते हैं साहब 1000 से ऊपर, 1000-1200 के आसपास लोग मारे गए थे। हालांकि गवर्नमेंट ने जब अपने ऑफिशियल आंकड़े दिए तो गवर्नमेंट ने कहा कि 379 लोग। याद रखना भाई, कई बार ये आंकड़े पूछ लेते हैं, हिस्ट्री की समस्या यही कि कितने लोग मारे गए थे, तो 379 लोग मारे गए थे। तो मुझे याद है कि मेरे से वो आरपीसी के इंटरव्यू में पूछ लिया था उन्होंने एक बार कि जलियांवाला कांड में कितने लोग मारे गए थे। अपने तो सरकारी आंकड़े क्यों बताएं, अपने कहा खूब मारे थे। उन्होंने 1000-1200 लोग मार दिए थे। वापस इंटरव्यू बोर्ड वालों ने वापस पूछा कि नहीं, सरकार के एग्जैक्टली आंकड़े क्या कहते हैं वो बताइए। फिर वो तो 379 लोगों के। तो याद रखना, प्री मेंस में भी कई बार कोई सीधा सीधा फैक्ट उठा के पूछ ले। तो कितने लोग मारे गए थे? 379 लोग मारे गए थे सरकारी आंकड़ों के अनुसार। याद रखना भाई ये बात। लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से 1000 से अधिक लोग मारे गए थे।
जब ये बात देश में पता चली तो और हड़कंप मचा देश में। ये क्या तरीका है? मतलब निर्दोष लोगों पर इस प्रकार फायरिंग कैसे करवाई जा सकती है? निर्दोष लोगों को इस प्रकार से कैसे मारा जा सकता है? और रविंद्र बाबू, जिनको की नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, सर की जो उपाधि हुआ करती थी, और रविंद्र बाबू कहते हैं हत्यारी सरकार से मैं किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता, अवार्ड वापसी की जाए, अवार्ड वापस दिया जाए। और उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। कौन सी घटना के विरोध में? जलियांवाला कांड के विरोध में। केवल यही नहीं, शंकरन नायर जो कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कि नहीं, ऐसी किसी सरकार में मेरे रहने का मन नहीं मानता है जो सरकार निर्दोष लोगों को इस प्रकार मरवा देती है। तो शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अब वापस याद रखना, मैंने बताया था कि 1909 में ऐसा पहली बार कहा गया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा, और 1909 में वो सदस्य हुआ करते थे एसपी सिन्हा, जिनको विधि मंत्री बनाया गया था। अब वो भारतीय सदस्य थे शंकरन नायर, जिनके पास में एजुकेशन का पोर्टफोलियो हुआ करता था। तो याद रखना इस बात को भी। तो शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजों पर दबाव बढ़ा तो अंग्रेजों ने कहा कि हम चिंता मत करो, हम एक समिति बना देते हैं और समिति जांच करेगी कि क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है। तो अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई, हंटर कमेटी। ये याद रखना भाई, ये कोई सिंपल पूछ लेगा आपसे कि जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो हंटर कमेटी। वैसे तो इसका नाम है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी कहते हैं इसको, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, पर इसका अध्यक्ष हंटर था, इसलिए इसका नाम हंटर कमेटी है। 3 भारतीय सदस्य थे, चिमनलाल सितलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद। याद रखना भाई 3 भारतीय सदस्य कौन कौन है? चिमनलाल सितलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद। कोई पूछ लेगा। हालांकि दूसरे अंग्रेज सदस्य भी थे, जैसे एक अंग्रेज सदस्य था रैंकिंग, एक अंग्रेज सदस्य था राइस, बेरो, स्मिथ, और एक सचिव हुआ करता था स्टॉक्स। ये समिति का सचिव था, तो ये सदस्य नहीं था, सचिव था इसका। बाकी वाले इसके सदस्य थे। तो देख लो, हंटर 1, ये 2 और 3 अपने वाले, 8 सदस्यों की समिति थी, जिसमें अध्यक्ष थे हंटर। ये रैंकिंग, राइस, बेरो, स्मिथ याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, वो अपने याद रखना। चिमनलाल सितलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। वैसे तो ये भी याद से हो ही जाते हैं, रैंकिंग देनी इन सबको। एक राइस है, एक खुद कोई बेरो ही नहीं था कि हूं या नहीं हूं मैं। स्मिथ, स्टॉक्स, ये तो आपके क्रिकेट वाले प्लेयर है, तो ये वैसे ही याद रह जाते हैं आपके। तो कौन कौन है? हंटर अध्यक्ष है, रैंकिंग है, राइस है, बेरो है, स्मिथ है, स्टॉक्स सचिव था इसका। 3 भारतीय सदस्य पक्के याद रखें। चिमनलाल सितलवाड़, कभी इनका नाम तो नहीं सुना हो पर आपने, पर अखबारों में कई बार एक सामाजिक कार्यकर्ता का नाम आता रहता है, तीस्ता सितलवाड़, तो वो सितलवाड़ से याद रख लेना आप। जगत नारायण और सुल्तान अहमद। हालांकि वो तो फर्जी महिला है तीस्ता सितलवाड़, तो उसको मत याद रखना आपने, पर वो नाम एक सा इसलिए मैंने बता दिया आपको। अच्छा बताऊं, रिपोर्ट आई साहब। रिपोर्ट में हंटर कमेटी ने कंडेम किया, आलोचना की हंटर की, कहा साहब हंटर ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन डायर ने जो भी किया है वो गलत किया है, लेकिन डायर पर किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगाई गई, किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया। हाँ, ये जरूर किया गया, उसका डिमोशन कर दिया गया, उसे ब्रिगेडियर जनरल से कर्नल बना दिया गया था, उसे यहाँ से वापस लंदन भेज दिया गया, उसे कहा गया इंडिया में किसी भी प्रकार की अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। पर एक जो होता है कि नहीं आपने गलत काम किया इसके लिए दंड दिया जाना चाहिए, वो दंड नहीं दिए गए थे। हालांकि इस कमेटी में भी अपने जो 3 भारतीय सदस्य थे, इन्होंने तो बहुत ज्यादा विरोध के अंदर लिखा था, अंग्रेजों ने इतने विरोध में नहीं लिखा था, पर सब जितने 8 के 8 मेंबर थे वो सब डायर के खिलाफ ही गए थे, सबने डायर के खिलाफ ही लिखा था। पर चूंकि डायर पर कोई दंड नहीं लगाया गया, डायर को एक तरीके से कई जगह बचाने की भी कोशिश की गई, इसलिए अपने गांधी जी कहते हैं कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद लगता है जैसे प्रत्येक पन्ने पर शर्मनाक तरीके से लिपापोती की गई, पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती। याद रखना, ये कोई पूछ लेगा कि गांधी जी ने कौन सी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा था कि पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती, तो ऐसा उन्होंने किसके बारे में कहा था? तो ऐसा उन्होंने हंटर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा था कि पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती। ये याद रखने वाली बात है। कांग्रेस ने कहा कि हम भी जांच करवाएंगे, हंटर कमेटी तुम्हारी सही जांच नहीं करती। कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे अपने मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष हुआ करते थे,
तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बना दी गई कि साहब आप जांच करो। तो मदन मोहन मालवीय थे उस समिति में, मालवीय जी थे। ये याद रखना। अध्यक्ष कौन थे? जो अंतर कमेटी जलियांवाला हत्याकांड के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, कांग्रेस द्वारा जो बनाई गई थी, वो कमेटी कौन सी थी? तो मालवीय कमेटी थी। और कौन कौन थे? तो बड़े बड़े नेता सारे ले लिए। गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, एक अब्बास तैयब जी हुआ करते थे, एक एमआर जयकर हुआ करते थे। ये कुछ लोग उस समिति के सदस्य थे, याद रखना भाई। मालवीय जी, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, जयकर, एक सीआर दास भी थे, देशबंधु चित्तरंजन दास या सीआर दास के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, तो ये भी इसके सदस्य हुआ करते थे। तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए। ये अपने लोगों ने बनाई थी, वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक कमेटी थी। अब ब्रिटेन की जो संसद थी, ब्रिटेन की संसद में दो हाउस है, एक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, एक को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। दो सदन लगते हैं उनके, जैसे अपने राज्यसभा और लोकसभा। तो अपने जो लोकसभा है उसको वो कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, अपने जो राज्यसभा है उसको वो कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उनका जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उसने तो इसकी आलोचना की, निंदा प्रस्ताव पारित किया था बाकायदा कि साहब डायर भारत में जो भी करके आया बहुत गलत करके आया। और जो लॉर्ड्स थे, जो एलिट क्लास के लोग थे, उन्होंने कहा अरे यह कोई तरीका थोड़ी होता है, बंदे के पीछे ही पड़ गए, कर दिया तो कर दिया, इसके अंदर क्या बड़ी बात है, और कोई पर्सनल फायदे के लिए थोड़ी करके आया, इसको मजा आ रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए किया इसने जो भी किया, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है और इसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाना चाहिए, मान की तलवार भेंट की जानी चाहिए। तो याद रखना भाई कि कौन से हाउस ने उसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया था और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताया था? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताया था और उसे मान की तलवार भेंट की थी। याद रखना ये बात, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जिसने जो कुछ किया है वो किसके लिए किया है? तो ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए किया है। पंजाब का गवर्नर हुआ करता था माइकल, लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस टाइम, वास्तव में ये गवर्नर नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। माइकल ओडायर, स्पेलिंग थोड़ी अलग अलग है इनकी, ध्यान रख लेना ना। माइकल ओडायर जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था, उसको जब पूछा गया कि डायर ने जो काम किया उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है, उसने कहा वेरी गुड, क्लीन चिट अपनी तरफ से, एकदम सही काम किया इसने, इसलिए उसने भी तारीफ ही की थी, इसकी क्लीन चिट ही दी थी, आलोचना नहीं की थी। कालांतर में वो जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, उसमें एक बच्चे के परिवारजन शहीद हुए थे। कालांतर में वो बच्चा बड़ा हुआ, लंदन गया और 13 मार्च 1940 को उसने लंदन के कैक्सटन हॉल में, जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर बाहर निकल रहा था, उसकी गोलियां मार दी थी। उस लड़के का नाम था शहीद आजम सरदार उधम सिंह, जिसने बाद में माइकल ओडायर को मारकर जलियांवाला कांड का एक तरीके से बदला लेने का काम किया था। हालांकि मुझे लगता है कि यार उधम सिंह जी मारने तो जनरल आर डायर को ही गए थे, क्योंकि जनरल आर डायर ही करके गया था अपने सब कुछ जो पंगा था वो तो। पर जनरल आर डायर तब तक खुद ही मर चुका था, 1927 में जनरल आर डायर की मृत्यु हो चुकी थी। तो पूछा होगा जाके भाई डायर कहाँ है, लोगों ने कहा होगा कि ओ डायर है, उन्होंने कहा ओ डायर है, ओ डायर है तो इसी को मार देते। तो उन्होंने भाई ओ डायर को मार दिया था, आर डायर को नहीं मार पाए थे वो। हालांकि अपने नेहरू जी उस समय जो नेता थे उन्होंने इसकी आलोचना की थी उस टाइम, इस प्रकार हिंसा नहीं की जानी चाहिए, क्यों मार दिया वहां पे जाके। लेकिन बाद में जब देश आजाद हुआ तो शहीद आजम की उपाधि दी गई। सरदार उधम सिंह आज भी याद किए जाते हैं इस बात के लिए कि एक लड़का बदला लेने के लिए लंदन तक चला गया था, लंदन में जाकर वहां पर मार किया जाता है। तो याद रखना भाई कि माइकल ओ डायर को मार दिया था। माइकल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था। ये देखो एक बड़ी जोरदार बात है, पंजाब की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, उस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आर डायर को सिंह की उपाधि दी और सरोपा भेंट किया। सरोपा तो एक मुकुट होता है, सर के ऊपर रखा हुआ, तो सर प्लस ओपा तो सरोपा हो गया। तो एक मुकुट भेंट किया और उसे सिंह की उपाधि दी। बड़ा अजीब लगता है कि यार सिखों को मारा था उसने और सिखों की तरफ से उसे सिंह की उपाधि दी जा रही है, सिखों की तरफ से उसे सरोपा भेंट किया जा रहा है। तो एक तो ऐसा कहा जाता है कि उसने डायर ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे दबाव बनवाया था,
और दबाव बनवा के उसने ये मेडल वगैरह लिए थे, ताकि उस पर जो एलिगेशन लगाए गए कि भाई वो सिखों का विरोधी है, क्योंकि जलियांवाला कांड में ज्यादातर मृत्यु जिनकी हुई थी वो कौन थे? सिख थे, कि वो सिखों का विरोधी है तो ये कलंक हटाया जा सके। फिर एक दूसरा कारण और था, देखो गुरुद्वारों की स्थापना गुरु नानक जी के टाइम से ही हो गई थी। गुरु नानक जी ने जब शुरू किया था, सिख पंथ शुरू किया था, तभी गुरुद्वारा बनने लग गए थे। गुरु का जो द्वारा होगा, गुरु जब बनने लगे तो गुरु का द्वारा होगा, गुरुद्वारा हो जाएगा। उन गुरुद्वारों में जो पुजारी हुआ करते थे उनको उदासी महंत बोलते थे। वो उदासी महंत उन गुरुद्वारों का प्रबंधन संभाला करते थे, मैनेजमेंट संभाला करते थे। धीरे धीरे 10 गुरु जी आते चले गए, सुधार होते चले गए नई नई बातों के। अब गुरु गोविंद सिंह जी आए। गुरु गोविंद सिंह जी ने आके कहा कि खालसा पंथ बनाया जाएगा और अब सिख वही है जो पंच ककार का पालन करेगा। पहले सिख वह था जो गुरु की सीख मानता है, जो कोई गुरु की सीख मानता है वो सिख है। पर उन्होंने कहा नहीं, वो गुरु की सीख तो माननी है, साथ में केस, कच्छा, कंघा, कड़ा और कृपाण धारण करेगा, वो खालसा पंथ में आएगा, वो सिख माना जाएगा। इसलिए लोगों ने वो पंच ककार धारण करने शुरू कर दिए। परंतु ये जो गुरुद्वारों के महंत हुआ करते थे, जिन्हें उदासी महंत कहते थे, इन्होंने पंच ककार धारण करने शुरू नहीं किए थे। इसलिए यहां 1920 के आसपास वाले दशक में, 1910 के बाद से सिख मतावलंबी और इन उदासी महंतों के बीच में टसल चल रहा है। एक आम सिख जो गुरुद्वारे में जा रहा है उसे लगता है मैं पंच ककार का पालन करता हूं, जो कि सिख धर्म के लिए आवश्यक है, और मैं जिस गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकता हूं उसके जो बाबा जी है, उसके जो पुजारी जी है, उनको इसका पालन नहीं करना पड़ता। इसलिए सिख ये कह रहे थे कि या तो तुम भी इनका पालन करो और या तुम हटो, हम बनेंगे यहां पे। इसलिए वो जो गुरुद्वारों के जो महंत थे और जो नॉर्मल सिख थे उनके बीच में आपस में मतभेद था। इसलिए भी हो सकता है कि चूंकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में तब तक तो उदासी महंत ही थे और उन उदासी महंतों ने जनरल आयर डायर को सिंह की उपाधि दे दी और क्या भेंट कर दिया था, उसे सरूपा भेंट कर दिया था। जो भी बात रही हो, पर हम देखते हैं कि कालांतर में ये मूवमेंट आगे और बढ़ा था कि जब जो सिख थे उन्होंने बाद में उदासी महंतों को यहाँ से गुरुद्वारों से निकाल ही दिया था और कब्जा कर लिया था। इस आंदोलन को हम एक अलग नाम से जानते हैं, अकाली आंदोलन। और पंजाब में बाकायदा एक पूरी पार्टी इसी आंदोलन से निकलकर सामने आई थी, अकाली पार्टी, जिसे आज भी शिरोमणि अकाली दल के नाम से हम जानते हैं। आपने थोड़े दिन पहले यदि पढ़ा हो तो मोदी गवर्नमेंट से किसानों वाले बिल के मामले पर उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था और उनकी जो मंत्री हरसिमरत कौर बादल जो मोदी गवर्नमेंट में मंत्री हुआ करती थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि नहीं, हम किसानों के मुद्दे पर बाहर जा रहे हैं, हम आपके साथ में नहीं रह सकते। तो वो जो शिरोमणि अकाली दल पार्टी है वो कहीं ना कहीं उस अकाली मूवमेंट से निकली हुई है। अकाली मूवमेंट वह था जो गुरुद्वारों को उदासी महंतों के कब्जे से मुक्त करवाने के लिए चलाया गया था या गुरुद्वारों पर कब्जा करने के लिए चलाया गया था। तो उसके बाद में अब जो बनती है वो बाद में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समितियां बनती है, SGPC बोलते हैं अब तो SGPC उसके बाद में बनने लग गई थी। तो वो जो उस समय पंजाब की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी उसने जनरल आर डायर को सिंह की उपाधि दी थी और सरूपा भेंट किया था, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था उसने जनरल आर डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था और मान की तलवार भेंट की थी। और जो पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर, उसने भी उसकी तारीफ की थी। इसलिए माइकल ओ डायर को सरदार उधम सिंह ने मार दिया था 13 मार्च को, 13 मार्च 1940 को। ये तारीख भी याद रख लेना भाई, शहीद आजम कहते हैं हम सरदार उधम सिंह को। ये जलियांवाला की घटना थी। इस घटना ने देश के अंदर और ज्यादा आक्रोश पैदा किया। इस घटना के बाद हम देखते हैं कि गांधी जी जन आंदोलन शुरू कर देते हैं, असहयोग आंदोलन जैसा बड़ा मूवमेंट खड़ा करते हैं। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने शुरू किया तो लोगों का बहुत बड़ा जन समर्थन मिला। इन जन समर्थनों के पीछे ऐसी कई घटनाएं हैं, अंग्रेजों द्वारा किए गए ऐसे कई कुकृत्य थे जिनकी वजह से लोग अब उकता गए थे और लोगों को एक बड़ा आदमी चाहिए था जिसके पीछे वो चल सके। वो खोज उनकी पूरी हो चुकी थी, गांधी जी के रूप में उन्हें एक बड़ा आदमी मिल चुका था, इसलिए अब उनके पीछे चले गए थे। जलियांवाला कांड वाकई कितना महत्वपूर्ण रखता होगा देश के इतिहास में कि इस घटना के महज 28 साल के भीतर भीतर देश को आजादी मिल गई थी। इस घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लगातार कंसोलिडेट हुआ है, लगातार एक जगह पर और स्थिर होने का प्रयास किया है आंदोलन ने और मजबूत होने का प्रयास किया है। जलियांवाला कांड को लेकर हम अक्सर ब्रिटेन से मांग करते रहते हैं कि ब्रिटेन हमसे माफी मांगे इस बात के लिए कि उन्होंने जलियांवाला कांड जैसी बात की थी। 1997 में क्वीन कौन सी एलिजाबेथ है, ये एलिजाबेथ सेकंड अपने यहाँ पर आई थी, तो वो जलियांवाला कांड वाली जगह पर गई थी और उन्होंने खेद प्रकट भी किया इसके लिए कि गलत हुआ जो भी हुआ,
डेविड कैमरून जब ब्रिटिश पीएम थे तो 2015 में उन्होंने इसके लिए खेद प्रकट किया था। बीच में लंदन के मेयर थे सादिक खान साहब। सादिक खान